डिलीट, ये कैसे पेमेंट वाला कर दिया मैंने। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, आप वाला से लिए थे ना? ये तो संदर्भ पब्लिकेशन का टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है। हाँ, वही वही उन्होंने बोला था भेजने के लिए। पल्लवी बुक ले ली है ना? चलिए ठीक है। और भी ग्रुप में शेयर हुआ है क्या ये पेमेंट वाला? नहीं, और भी ग्रुप में है अमन? नहीं सर, मैं 2 में हूँ, एक में हुआ था। हाँ, अब किसी में नहीं है, डिलीट कर दिया। वो मेनली आप वाला ही शेयर किया था ना सबको, तो हाँ सर, मेरा ही था वो। हाँ, उसी से हो गया था, डिलीट कर दिया। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अभी हिस्ट्री में देख रहे थे ये मुगल का पतन और नए राज्य का उद्भव की बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक जो देखा है उसमें इसमें क्या कहते हैं, अवध देखा और बंगाल देखा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बंगाल से आगे बढ़ते। तो बंगाल से आगे बढ़ते तो क्या क्या देखेंगे इसमें? क्या देखना था सुशील, आगे बता दीजिए एक बार, क्या पढ़ना था सुशील? उसी कुल्ली खा लिखवाए थे, अब उसके बाद मैं तो खुद बस में थे तो छोड़ दिए थे। अब क्या लिखवाए थे इतना नहीं था। सिराजुद्दौला कराना है सर। हाँ, सिराजुद्दौला कराना है। सिराजुद्दौला नहीं करवाया था? नहीं अली सर। वर्दी कहाँ तक हो गया था? अच्छा, सिराजुद्दौला पे आके हम लोग छोड़ दिए थे, जी हाँ है सर। ना? इस क्लास में कोई अंकृत श्री है क्या आपके ज्वाइन किए हुए? क्या? अंकृत श्री? अंकिता, अनिका? नहीं, वो सब नहीं, दूसरा कोई है। लेकिन क्यों ढूंढ रहे हैं आप? ये पूछ रहे हैं कि मेरे मैसेंजर पर मैसेज लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फलान ढकान मैसेज कर के परेशान कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। नहीं? देखिए सुशील, डिस्टर्ब मत होइएगा। नहीं सर, इतना मुझे डिस्टर्ब करने वाले कौन लोग हैं? फेमस हो जाएंगे सर तुरंत। हाँ हाँ, जी, आपका आशीर्वाद है। वो हमेशा रहेगा। तो सुशील फेमस है ही, है ना? नहीं लगातार सर, फेमस। ग्रुप में तो है ही फेमस। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, नए राज्य का उदय। तो ये देख चुका था ना? क्या क्या देखा था इसमें? सीख वगैरह देख चुके थे? नहीं, बंगाल देख रहे थे सर। नहीं सर, बंगाल से हुआ था। बंगाल हुआ था, बंगाल में ये अलीवर्दी खां तक कर चुके थे ना? हाँ सर, वहाँ तक हो गया था। हाँ, तो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिख राज लिख लेते, सिख राज। के बाद सिराजुद्दौला सिराजी नहीं दौला नहीं कराएंगे सर। आएगा? सिराजुद्दौला नहीं। सिराजी सिराजुद्दौला दौला कराना है सर। नवाब का एक अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्लैक होल की घटना। हाँ, तो ब्लैक होल इधर की से घटना, इसको ब्लैक होल बंगाल की घटना खत्म कर करवा दूं? दीजिए। ब्लैक होल की घटना करवा दूं? सिराजी दौला से लेकर पूरा बंगाल ही खत्म कर दीजिए लाइन से। सिराजुद्दौला से लेकर के पूरा बंगाल ही खत्म कर दूं? चलिए, तो हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके थे? कहाँ तक कर लिए थे? वर्दी खास करा रहे थे, उसके बाद बोले थे कि 25-30 मिनट टाइम रहेगा तो लगभग खत्म हो जाएगा बंगाल। अलीवर्दी खा करवाए थे, और वो लास्ट वो मधुमक्खी के छत्ते वाला वो लाइन था। लास्ट जो है मधुमक्खी के छत्ते वाला करवा लिए थे। तो मधुमक्खी के छत्ता का स्टेटमेंट किसने दिया था? अलीवर्दी खान ने सर, अंग्रेजों के लिए। अलीवर्दी खान ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे शुजाउद्दीन अलीवर्दी खान,
सिराजुद्दौला लिख लीजिए, सिराजुद्दौला। हम तो सोच रहे थे कि अलग से नवाब का रोकना पड़ेगा, चलिए इसमें कर देते हैं खत्म। सिराजुद्दौला ये कब से कब बैठा गद्दी पर? 56 57 हम्म 56 57 1 साल के लिए आया था। 1756 से 57 है ना, 1756 से 1757। चल लिख लीजिए। से 1757। ये किसका, ये कौन था? ये अलीवर्दी खां का नाती था अलीवर्दी खां का नाती था सर। लिख नाती लीजिए, था। अलीवर्दी खां का नाती था। नाती था, अलीवर्दी खां का नाती था, है ना। अब ये जो है कि इतिहास के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण या ये क्या कहते हैं, दुर्भाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली नवाब था, जहां से जो है, षड्यंत्र से रचा हुआ था। हाँ, जहां जहां से जो है कि सत्ता क्या होती है, लगभग समाप्त हो जाती है, और इसके जितने भी सगे संबंधी हैं, है ना, इसके विरुद्ध क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, नहीं, इसके विरुद्ध यस सर, षड्यंत्र करते हैं ना। इसका तो खुद का दामाद ही षड्यंत्र कर देता है। इसके खुद के दामाद या मौसी घसीटी बेगम, मौसी थी मौसी इसकी घसीटी है। मौसी है सर, उसके बाद वहाँ बिजनेसमैन है 3 गो 4 गो, चंदा बाबू, ये सब जो है सब मिल के सर, फिर भी ये अकेला टिका था सर। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे अटके हुए थे, तो लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अलीवर्दी ये क्या कहते हैं, लिख लीजिए, ये कब नवाब बना सिराजुद्दौला? 1756 में है। हाँ, 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अलीवर्दी सिराजुद्दौला जब शताशीन हुआ, तो उसके 3 प्रमुख शत्रु थे, 3 प्रमुख शत्रु थे, 3 शत्रु थे। इनमें प्रमुख था पूर्णिया का, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, अलीवर्दी खां की बेटी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, और तीसरा था पटना, पटना, तीसरी पटना के, एक पूर्णिया में ब्याही गई थी घसीटी बेगम, और दूसरा पटना में ब्याही गई मौसी थी, अब उसका नाम मुझे नहीं पता, लिख लीजिए। नेक्स्ट, और नेक्स्ट लिख लीजिए। इस इसका जो अलीवर्दी खां जो था, है ना, इसकी 3 बेटियां थी, है ना, तो एक ढाका में उसकी शादी एक की हुई, दूसरी की पूर्णिया में शादी हुई थी, और तीसरा जो है पटना में शादी हुई थी। अब इसी में जो है कि आपका शौकत जंग जो है आपका किसका है बेटा, ये पूर्णिया वाली का बेटा है ना, और घसीटी बेगम खुद है, और एक पटना वाली है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए। पूर्णिया में कहाँ हुआ था सर? ढाका, पटना और पूर्णिया। नेक्स्ट लिख लीजिए। शौकत जंग जो, ये लिख लीजिए इसमें।
और उसका सेनापति मीर जाफर भी शामिल कर लीजिए। मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर ये कौन था? अली वर्दी खान का दामाद, यानी कि इसके मौसा नहीं, सर नाम क्या बोले? मीर जाफर ये सेनापति था। तो ये चारों गो हो गया, 4 टोटल हो गया। अब चलिए एक अंग्रेज और एक अंग्रेज। अंग्रेज तो अलग थे ना, ये तो सगे संबंधी थे ना, ये तो परिस्थितियों का शिकार बनेगा, ये परिस्थितियों का शिकार बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अपने विरोधियों के दमन, अपने विरोधियों के दमन, अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिए, बंदी बना लिए, बंदी बना लिए। सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को नियुक्त किया। मीर मदान को नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये जो आपका क्या कहते हैं, शौकत जंग जो था ना, वो किससे मिला हुआ था? अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों के करीब था। और ये घसीटी बेगम को क्या कर रहा था? समर्थन दे रहा था, घसीटी बेगम को समर्थन दे रहा था। और साथ ही साथ जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, है ना, उसको ही ये अपने यहाँ शरण दे रहा था। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। घसीटी बेगम कौन थी? ढाका के विधवा, ढाका के गवर्नर की विधवा थी, जो अली वर्दी खान के सबसे बड़ी पुत्री थी। सबसे बड़ी पुत्री थी। हाँ, सबसे बड़ी पुत्री थी। शौकत जंग जो है अली वर्दी खान के दूसरी पुत्री का बेटा था। और इसका पिता पूर्णिया का गवर्नर था, पूर्णिया का। और ये पूर्णिया का नवाब बना। नेक्स्ट लिख लीजिए। शौकत जंग को सिराजुद्दौला मनिहारी के युद्ध में 1756 में पराजित कर मार डाला। एक प्रतिद्वंदी खत्म हो गए 1756 में, मनिहारी के युद्ध में मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। घसीटी बेगम, है ना, घसीटी बेगम के समर्थन में दीवान राजवल्लभ था। घसीटी बेगम कहाँ के थी? ढाका के नवाब की विधवा थी। हाँ, तो चलिए, राजवल्लभ घसीटी की बेगम के समर्थन में थी, समर्थन में था। ठीक, अब चलिए 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का
आरंभ हुआ, आरंभ हुआ, आरंभ हुआ। और इसमें क्या हो गए, अंग्रेज उलझ गए, अंग्रेज और फ्रांसीसी उलझ गए इस युद्ध में, अंग्रेज और फ्रांसीसी उलझ गए। सर आवाज नहीं आ रही है। साथ ही साथ सबको आवाज आ रही है मेरी, किसी को आवाज नहीं जा रही है? ठीक है। ठीक है सर। लेफ्ट होकर राइट हो जाइए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने दुर्गों का 45 किलो का फोर्टिफाइड करने लगे। दुर्गों को घेरा बनाने लगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट अंग्रेज कलकत्ता का तथा फ्रांसीसी चंद्रनगर का किलेबंदी आरंभ की। अब देखिए सीधी सी बात है, दोनों के दोनों कहाँ हैं? दोनों के दोनों कलकत्ता और चंद्रनगर दोनों बंगाल में। अब बंगाल में है, नवाब को तो चैलेंज लगेगा ना कि दोनों के दोनों है, फोर्टिफाइड कर रहा है, तो यहाँ पे संबंध भी है कि खराब चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अंग्रेज ये इसके नवाब के लिए क्या था, मुश्किल भरा घड़ी था। तो अपोज करेगा, नहीं करेगा। और इधर से जो है कि षड्यंत्र जो है ना, दरबार में जो षड्यंत्र चल ही रहे थे। सिटी बेगम उसकी मुख्य नायिका थी, है ना, बाकी सब साइड कैरेक्टर थे। और हालांकि ये सबके सब साइड कैरेक्टर थे, मेन नायक कौन था? अंग्रेज, है ना। मेन गेम तो वही खेलता है ना। इन लोगों को लगता है कि मेन गेम ये खेल रहा है ना। इन लोगों को लगता है कि मीर कासिम मेन गेम है। सब जो है कि अपने अपने वो क्या कर समझ रहे थे, हीरो समझ रहे थे सब। कोई ये नहीं समझ रहा था कि कोई भी पक्ष जो है कि गलतियां कर रहा है ना। सिटी बेगम अपना ख्वाब सजाए हुए थी, तो शौकत जंग जो है कि अपना ख्वाब सजाए हुए है, मीर कासिम जो है अपना ख्वाब सजाए हुए है। सभी सभी लोग है कि खुद को क्या देख रहे थे, नवाब, खुद को जो है नवाब देख रहे थे, और सभी जो है नवाब पद के दावेदार थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सभी के सभी जो है कि नवाब पद के दावेदार थे। आ रही है। सभी जो है सत्ता पे काबिज होने की कोशिश कर रहे थे और उस षड्यंत्र में लगे हुए थे। अब ये खतरनाक होता है, आप लोगों को भी बोलता हूँ ना, लगातार बोलता हूँ। क्या? जो नाचने वाले जो फैमिली है ना, दूर के रिश्तेदार, उनसे दूर रहिए। जैसे मामा, फूफा, मौसा, मौसी, है ना, चाचा, चाची, है ना, ये कभी भी अपने नहीं होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे होते हैं, है ना। तो जो जब तैयारी करते होंगे तो सबसे पहले वही उन्हीं का कमेंट आता होगा, कब तक पढ़वा बबुआ ना। ऐसा तो नहीं कुछ आता? नहीं बात है सर। आता नहीं है आता सर, आता सुशील, है। आपको क्यों आएगा? आप तो कमा रहे हैं ना। हाँ जब तक जॉब नहीं होता है ना तब तक सब ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ, सब फलाना जी के बेटा जो है डुबा दिया फलाना जी को, नहीं तो फलाना जी तो अब तक के है कि अरबपति बन जाते हैं। नहीं और सर सबसे बड़ा बात ये है ना, जब जॉब हो जाता ना तो क्रेडिट भी खुद लेते हैं कि हम तो बोले थे, मेरी वजह से हुआ। हाँ। अभी अभी इन लोग को भी है कि बहुत प्रॉब्लम है सर। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। बोल तो रहा हूँ कि हम स्टार्टिंग में जब थे तो दिल्ली आ रहा था। अब उस समय लोग कहते थे दिल्ली जाना का जरूरी है, यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। हमारे पापा बोले कि बेटा मेरा, पैसा मेरा, आप कौन होते हैं बोलने वाले? यहाँ नहीं पढ़ाना बेटा को, घर भेजना है। तो स्थिति सब घर की अलग अलग होती है।
चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे षड्यंत्र की। तो देख रहे हैं कि आप सगी मौसी है, सगा मौसेरा भाई है ना, सब सब तो अपने लोग हैं ना, सब लोग अपने ही लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और सभी चट्टे बट्टे जो है किस पे जमा हुए हैं, नजर शासक नवाब बनने पर। पर। सभी लोग जो है खुद को शासक। अब सीधी सी बात है कि अगर इन लोग षड्यंत्र नहीं करते तब भी इन लोग के साथ व्यवहार अच्छा ही किया जाता, लेकिन इन लोग चाह रहे थे क्या कि महत्वाकांक्षा सबके मन में थी, है ना। और अलीवर्दी खां जो है कि कोशिश यही किया था कि जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी हो, है ना, सबसे योग्य उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपा जाए। अगर इतना ही योग्य ये सब होते तो गद्दी जो है उन्हें सौंप दिया जाता, है ना, लेकिन ये सिराजुद्दौला को सौंपा गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये नवाब के मना करने पर भी अंग्रेज नहीं माने, किंतु फ्रांसीसी मान गए फोर्टिफाइड करने से, है ना, किलो की किलाबंदी नहीं की फ्रांसीसी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो फिर सारा फीडबैक जो है अंग्रेजों को पता था। और इसमें एक आएगा कौन, क्लाइव की एंट्री होगी, है ना, क्लाइव की एंट्री होगी। अगर ना तो प्लासी की युद्ध में क्लाइव आता, ना तो अंग्रेज सत्ता पे कभी काबिज होने के सपने देखते, है ना। सबसे बड़ा भूमिका क्लाइव ने ही निभाया था, नहीं? तो चलिए लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नवाब ने राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों को लौटाने के लिए कहा, जो कलकत्ता के काउंसिल में शरण लिए हुए थे, कलकत्ता के काउंसिल में शरण लिए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी इस सब पे बनना चाहिए, नहीं इस सब पे मूवी बने तो अच्छा मूवी चले। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 को 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने काशिम बाजार पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 15 जून 1756 को कोलकाता पर आक्रमण किया। पांच दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। अब है कि कोलकाता क्या थी, इसकी मेन फैक्ट्री थी, है ना, अंग्रेजों का जो है फैक्ट्री थी। और यहीं पे अंग्रेज जो है यहीं से व्यापार वाणिज्य करते थे, मुख्यालय था ये। अब इस पे कब्जा कर लेगा तो ये क्या करेगा, भाग करके फुल्टन द्वीप पर शरण लेगा। लिख लीजिए, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनीचिन और अन्य अंग्रेज भागकर फुल्टन द्वीप पर शरण लिया। नेक्स्ट लिख लीजिए, और क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना लिख लीजिए। ब्लैक होल की घटना ये काल्पनिक है, लिख लीजिए। 20 जून 1756 को
1756 को सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को 146 कैदियों को, अंग्रेज कैदियों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप अधिकांश कैदी मारे गए और इनमें मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह विवरण कौन देता है? हॉलवेल। यह मनगढ़ंत विवरण अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल द्वारा दिया गया है। यह पूछा हुआ है यूपीएससी में, हॉलवेल द्वारा दिया गया है। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट में अब देखिए, ये लॉर्ड क्लाइव की एंट्री होगी, है ना। लॉर्ड क्लाइव इस समय कहाँ है? दक्षिण में। मद्रास। लॉर्ड क्लाइव मद्रास का गवर्नर ना। हाँ, इस समय लॉर्ड क्लाइव कहाँ है? दक्षिण में है ना, दक्षिण में है। और जब इसकी एंट्री होगी, ठीक है, इसकी एंट्री होगी तो ये क्या करेगा? सारा पासा पलट देता है। ठीक है, संधि कर लेगा। लिख लीजिए। और इस समय लॉर्ड क्लाइव मद्रास में नियुक्त होता है। और उसके नियुक्त होता है लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में मद्रास से सेना बंगाल पहुंचती है। क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना बंगाल पहुंचती है। तत्पश्चात क्लाइव दरवाड़ी षड्यंत्र का फायदा उठाने का निश्चय करता है। लिख लीजिए। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव घूस देकर मानिक चंद को अपने पक्ष में कर लेता है। करके कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। 9 फरवरी 1757 को नवाब क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली
कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस संधि के तहत नवाब मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर, नेक्स्ट पॉइंट, जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया हुआ था, उसे वापस करते हुए अंग्रेजों को युद्ध हर्जाना भी देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अंग्रेज को नवाब सिक्का ढालने एवं कलकत्ता का किलेबंदी करने का भी अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्र नगर पर अधिकार का कंपनी ने नवाब से कहा कि वे फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दे। मतलब उसके मुख्यालय पे, फ्रांसीसियों के मुख्यालय पे ये क्या किया, अंग्रेज काबिज हो गया और ये फ्रांसीसी पलटवार ना करे, है ना, इसके लिए नवाब को दबाव डाला कि आप जो है कि करो क्या कि हमने उसके मुख्यालय पे कब्जा कर लिया और आप जो है कि उसको बाहर निकाल दो बंगाल से, है ना, नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। निकाल दे, जिसे नवाब को मानना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, सिराज की कमजोर स्थिति को महसूस करते हुए अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बैठाने की बात सोचने लगा, जिसमें सिराज विरोधी शामिल हो गए
अब ये कलाइव का गधा कहा जाता है मिर्जाफर को, पता है ना? जी सर। चलिए लिख लीजिए। सिराज के विरोधी में मिर्जाफर, जिसे सिराजुद्दौला सेनापति पद से बर्खास्त किया था शामिल हुआ। दूसरा जो है राय दुर्लभ जो दीवान के पद पर कार्यरत था, वो नवाब ने मोहनलाल के अधीनस्थ बना दिया था। इमोशन कर दिया था इसका, ये भी असंतुष्ट था, ये भी शामिल हो गए। तथा बंगाल का जगत सेठ भी विरोधी गुट में शामिल हो गए, जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया था। अब ये क्या हो गया, विरोधियों का एक गुट तैयार हो गया, है ना? और जब प्लासी की युद्ध होगा तो सबके सब धोखा देंगे, नहीं सबके सब धोखा देंगे। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। सिराजुद्दौला के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारी और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए। इस समझौते में मुख्य भूमिका अमीचंद्र और वाटसन, जो क्या था, कासिम बाजार का प्रमुख था, वाटसन ने निभाई। ये सब पढ़े लिखे भी नहीं थे, बेवकूफ कहीं के। चलिए आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अमित चंद्र लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, अमित चंद्र छोड़ दीजिए। षड्यंत्र में यह योजना बनी कि क्लाइव प्लासी तक आएगा, क्लाइव प्लासी तक आएगा। वहां मीर जाफर नवाब को धोखा देगा और उसके बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा। किसको? मिर्जाफर को नवाब बनाया जाएगा। कंपनी को दुर्गीकरण का अधिकार, बदले में कंपनी को दुर्गीकरण का अधिकार और 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होगी। ये सब डील है ना, प्लासी के युद्ध से पहले प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अमीन चंद्र क्या करेगा? ब्लैकमेल करेगा। किसको ब्लैकमेल करेगा? क्लाइव को। अमीन चंद्र ने षड्यंत्र के भंडाफोड़ करने की बात कही तथा शांत रहने के लिए 30 लाख रुपए
वह नवाब के खजाने से आधे भाग की मांग की। डील ऐसा होने चाहिए, है ना? डील ऐसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज से 200 साल पहले 30 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है ना? होती है या नहीं होती है? 1 मिनट रुकिए, कोई फोन किया है। चलिए सुशील, ऐसा Yes, डील sir. करने का मौका मिलेगा, ऐसा डील करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल कीजिए। नहीं सर, नहीं। वैसा कुछ- धर्मेंद्र के साथ कर सकते हैं। हम किसी के साथ नहीं हाँ? कर सकते। आप भी ये सब गलत आप भी काम है प्लेन सर। वाले, वो भी प्लेन वाले। ये आप भी सब प्लेन गलत वाले, काम है। वो भी हमें प्लेन वाले। मेरे चलिए, हम कुछ नहीं नोट कर कर पाते। चलिए लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए महत्वाकांक्षा, इसमें देखिए किसी की भी महत्वाकांक्षा जो है कम नहीं थी, है ना? सभी की महत्वाकांक्षा एक से एक था, है ना? अब ये बताइए कि मीर जाफर तो थोड़ा सा कम महत्वाकांक्षी निकला। वो कहा कि चलो हमें नवाब बना दो, है ना? और जो आधा खजाने मांग लिया वो कैसा महत्वाकांक्षी था? 30 लाख रुपया मांगा तो मांगा नहीं। और उसमें भी उसका भूमिका क्या था कि वो बस वो जान रहा था कि षड्यंत्र होने वाला है। वो अपने मुंह चुप रखने के लिए पैसे मांग रहा है 30 लाख रुपए। साथ ही साथ कह रहा है क्या कि नवाब के खजाना जो है, खजाना का आधा हिस्सा जो है मुझे दे दिया जाए। अब जैसे वो राजकोष हो गया ना, बंगाल का राजकोष, खजाना राजकोष हो गया, अब उसका आधा हिस्सा दे दिया जाए तो बाकी जनता क्या करेगा? अंग्रेज क्या करेगा? और मीर कासिम क्या करेगा? सत्ता कैसे चलेगी? हाँ, कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे हुए मांग दिया। नहीं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब क्लाइव जो है चतुर लोमड़ी है, रंग बदलेगा गिरगिट की तरह। लिख लीजिए। क्लाइव ने स्थिति को देखते हुए अमीर चंद्र के साथ समझौता कर लिया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार किए गए हैं। देखिए बेवकूफ कैसे बनाएगा। समझौते के 2 प्रारूप तैयार किए गए, 2 प्रारूप तैयार किए गए। एक असली और दूसरे, एक असली प्रारूप सफेद कागज पर तथा नकली प्रारूप लाल कागज पर। लिख लीजिए। अमीन चंद्र के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज पर था, यानी कि नकली कागज पर, सफेद कागज पर नहीं। बादशाह ने केवल सफेद कागज पर हस्ताक्षर किए, सफेद कागज पर हस्ताक्षर किए। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए और उसे अमीन चंद्र को दे दिया। अब षड्यंत्र था तो भयंकर षड्यंत्र हो गया। नहीं, इतना तो आज के दिन में भी लोग नहीं सोचता है, 200 साल बाद भी नहीं। चलिए लिख लीजिए। अमीन चंद्र को दे दिया। अमीन चंद्र जो है नकली कागज लेकर के खुश हो गया कि हमें तो आधा क्या मिल जाएगा, राजस्व भी मिल जाएगा, 30 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, है ना? साइन भी उसे मिल गया, खुश। लेकिन उसे क्या पता था कि क्लाइव जो है कितने स्टेप उससे आगे चल रहा है ना? लिख लीजिए। इसके कुछ दिनों बाद अमीन चंद्र के क्लाइव ने हत्या करवा दी।
हत्या करवा दी। इस प्रकार भारत की इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज के भवन की पहली ईंट रखी गई। यह स्टेटमेंट है और ये जो है आपका क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक है, क्या लिखा? इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज के भवन की पहली ईंट रखी गई। नवाब पर यह दोषारोपण लगाया गया कि नेक्स्ट पर नवाब पर यह दोषारोपण लगाया गया कि यह दोषारोपण लगाया गया कि लगाया गया कि लगाया गया कि लगाया गया कि वह फ्रांसीसियों से मित्रता क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी कि फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है। और ये क्या था, अलीनगर की संधि में ये थी कि फ्रांसीसियों को जो है कि आप बाहर निकालोगे, है ना। तो ये आरोप लगाएगा कि आपने अलीनगर की संधि का क्या किया, उल्लंघन कर दिया। क्लियर है? लिख लीजिए, मित्रता बढ़ा रहा है। और इस कारण क्लाइव एक सेना के साथ प्लासी पहुंच गया। लिख लीजिए, ये युद्ध होना ही नहीं था। नहीं, ये युद्ध होना ही नहीं था। ये तो सर से लेकर के पांव तक क्या था, षड्यंत्र था, धोखा था, है ना। इस इतिहास में जो है सबसे बड़ी धोखा जो है ये यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इससे पहले और इसके बाद में ऐसा कोई धोखा नहीं हुए, है ना, और ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं हुआ जिसमें है कि लगभग जो है कि दरबार के हर व्यक्ति जो है षड्यंत्रकारी था और हर षड्यंत्रकारी जो है अंग्रेजों के शिकार बन गए। ठीक है, चलिए अमीन चंद्र को देखा। अमीन चंद्र को क्या किया, जिस तरह से अमीन चंद्र ब्लैकमेल करने की कोशिश की उसी तरह से उसको ब्लैकमेल करके उसकी हत्या कर दी। उनका विकेट ही गिरा दी। हाँ, पहला विकेट गिरा नहीं आपके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, प्लासी का युद्ध। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। जितने भी कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, कौन सा कैरेक्टर का क्या भूमिका है ये ध्यान रखना है। लिख लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। पूजा कुछ समझ में आया? ये कहानी की तरह था ना, और कुछ था नहीं। पूजा पांडे, बिल्कुल फिल्म की तरह था सर। हाँ सर। मूवी बन सकता है इस पे बहुत अच्छा सा। जी सर, यस बन सर। जाएगा। हाँ, लेकिन ये ससुरा जो है कि क्या कहते हैं, बॉलीवुड वाले इतिहास पढ़ते ही नहीं है, सही बात है सर। है ना। ये सब गंजेड़ी और भंगेड़ी है। इस पर उन लोग का कमाई ही नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? सब सारे मसाले तो है कमाई वाला। उन लोग भी माहौल के अनुसार ही अपना मूवी निकालते हैं कि किस माहौल में ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अच्छा है ना, एक टॉपिक मिल गया है अभी शाहरुख खान के बेटा का, है ना, केसरी गंजेड़ी मूवी बना भंगेड़ी ना पे सर, बना वो दे। मिला अंग्रेज और सिख की लड़ाई पर। अभी शाहरुख खान की प्रॉपर्टी को दिखा रहा था, है ना, 5,000 करोड़ रुपया है। तीसरे जो कि सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज है। हाँ। उसका टोटल 5100 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी है उसके पास। सोचिए। चलिए लिख लीजिए, आप लोग इतना पढ़ कर घिस घिस के कर रहे हैं, तो है कि सैलरी मिलती है कितना, 30,000, 45,000, 50,000, है ना। बीपीएससी में भी जाएंगे तो कितना सैलरी होगी, 50,000, है ना। अभी सर लखीमपुर खीरी का मुद्दा था ना सर, उसको हाँ। भी डाइवर्ट करना है ना, तो शाहरुख खान बेस्ट है। उसके अलावा पेंडोरा बॉक्स वाला मैटर है, तो वो भी सही बात। डाइवर्ट हाँ, करेगा।
ये ध्यान भटकाने के लिए है और कुछ नहीं है। और मीडिया वाला इतना चापलूसी है, इतना मुद्दे को ये कर रहा है। आज मैं सुन रहा था उसको, आप लोग भी इसको थोड़ा जो सच भी दे रहे हैं, है ना, तो मुद्दे को थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, ठीक है। दिमाग खोल कर करके इमोशनल मत हो जाइएगा कि शाहरुख खान के बेटा है और इधर ये है प्रधानमंत्री है। देखिए कि जनता के मुद्दे को जो है किस तरह से जो है बरगलाए जाते हैं और किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। वो तो बोल रहा हाँ। अपने पिता से मिलने के लिए उसको अनुमति लेना पड़ता था। पूरी तरह सर प्लानिंग किया हुआ है, स्ट्रेटेजी के थ्रू हुआ है जो भी हुआ। चलिए, ये यहाँ पे बहुत बुरी तरह से गिर चुकी थी भाजपा, अब मीडिया वाला सारा भूमिका निभाता है, उधर शिफ्ट कर दिया। चलिए अडानी अडानी पोर्ट पे उतना मिला किसी सर का कुछ उस नहीं पे किया। ध्यान ही नहीं है सर। अब पूरा ध्यान शाहरुख खान के बेटे पे चला गया। हाँ, और दूसरी चीज मजे की बात यह है, सिप किसका था? अडानी का था, उसका कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसके पोर्ट पे भी तो पूरा लगभग था, 30,000 सर, करोड़ का अडानी मिला था सर। उसकी कोई बात नहीं सर, उससे कोई बात नहीं हो। उसके पोर्ट पे भी लगभग चर्चा में नहीं आया। उसके पोर्ट पे 30,000 करोड़ का ड्रग्स मिला मिला था ना था सर। सर। एक शब्द भी अडानी के बारे में नहीं बोला गया। सिप किसका? सर वो फाइनेंस करता है सर, कहाँ से बोलेगा। अडानी बीजेपी को प्रचार करने के लिए पैसा देंगे, शाहरुख खान कौन पैसा देंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है ना। चीजों को समझना पड़ेगा, मुद्दे को, कि सरकार जो है कि किस तरह से पॉलिटिक्स को जो है घुमाती है, गोल गोल, राउंड राउंड, है ना, और जनता के मुद्दे जो है किस तरह से जो है वो हवा हवाई हो जाती है ना। ये लखीमपुर खीरी क्या थी? जनता के मुद्दे थी। जी सर। जनता जी के सर। जनता का मुद्दा जी था। सर। जी सर। लेकिन है कि अननेसेसरी एक नया इशू क्रिएट किया गया, है ना, और जी सर, डाइवर्ट कर दिया गया। इतना बवाल करने की कोई जरूरत नहीं था। शाहरुख खान का बेटा कौन है? कौन है? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। लेकिन सर इतना मीडिया उसको उछाल रहा है ना कि अब सारे मुद्दे खत्म करके बस एक ही मुद्दा बच गया। शाहरुख खान का बेटा से ज्यादा पावरफुल आप हैं, है ना। हरिंदर हैं, धर्मेंद्र हैं, सुशील है, पूजा है, फरहा है ना। ये आप सब किसी ना किसी पोस्ट पे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कौन सा पोस्ट पे है? मुद्दा है वो शाहरुख खान का बेटा है, क्योंकि वो जो है कि मुद्दे को भटकाने का एक तरीके हैं। चलिए छोड़िए इन सब चीजों को, वो मेंस में है जो डिस्कस कर लिया गया, हुआ किया गया नहीं किया गया। चलिए देख लीजिए प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? देख लीजिए। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। प्लासी कहाँ है आशुतोष? बंगाल में। पहले इसका नाम था बंगाल प्लासी, फूल मिलता था। भागीरथी नदी के किनारे। नदिया जिला। हाँ लिख लीजिए। वहां पर पहले फ्लासी नाम का फूल मिलता था, इसीलिए उसका नाम लिख लीजिए। पलाश नाम का फूल, पलासी नहीं। पलाश अभी यहाँ झारखंड का ये है, राजकीय फूल है, ठीक है। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों के 1100 अंग्रेजों की सेना में 1100 यूरोपीय और 200 सिपाही एवं बंदूकची थे। बंदूकची शामिल थे। बहुत छोटा सा सेना लेके आया था एवं सर आप बंदूकची। दिख नहीं रहे हैं। मैं दिख नहीं रहा हूँ? अच्छा, हाइड हो गया मैं भी मुद्दे की तरह। चलिए लिख लीजिए। अंग्रेजों की सेना में 1100 यूरोपीय सैनिक, 200 सिपाही और बंदूकची थे। बंदूकची। इसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के हाथों में था। जबकि सिराजुद्दौला के सेना में 4500
4500, 4500 सैनिक शामिल थे, जिसका नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ ने किया। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 23 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पलाशी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। अब सेना तो आमने सामने हो गया है ना, सब जो है सेनापति भी तैनात है, लेकिन जब आक्रमण की बारी आएगी तो सब क्या होंगे, वापस हो जाएंगे, नहीं सब जो है धोखा देंगे एक एक करके। तो लिख लीजिए, मीर मदन ही बढ़िया उसका सेनापति था। युद्ध में मीर जाफर धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने ही भाग लिया। मीर मदान और मोहनलाल युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और अंग्रेज विजयी हुए। सिराज की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार कहा जाता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी की थी। युद्ध के बाद लिख लीजिए, युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्राप्त हुई, नेक्स्ट लिखिए। इसके साथ ही दस्तकों का और अधिक दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। क्लाइव लिख लीजिए, क्लाइव को 2,34,000 रुपए भेंट मिली और 50 लाख रुपए सेना तथा नाविकों के लिए मिला। चलिए, ये टोटली चीजें जो है खत्म हो गई है। प्लासी के युद्ध, और प्लासी के युद्ध जो है आपके लिए क्या था, बेहद ही महत्वपूर्ण था। लिख लीजिए,
प्लासी के युद्ध के संदर्भ में इतिहासकार यदुनाथ सरकार कहते हैं कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। जब है कि हमने ये पूछा था कि मॉडर्न युग कहाँ से शुरुआत होता है, तो शायद दीपाली ने ये स्टेटमेंट दिया था। किसने दिया था? दीपाली आपने बताया था क्या? नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से भी कम समय या प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। हाँ, तो सर यहीं से हुआ माना जाता है ना। हाँ, ये जो है कि अंग्रेज यहाँ पे है कि जो पुरातन संस्था थी, है ना, जो पुरातन ये शासन व्यवस्था थी, वो समाप्त हो जाता है। अंग्रेज के हाथ में जो सत्ता क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है ना, ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ से जो है एक नए युग की ओर उन्मुख होता है। और अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ से आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, सांस्कृतिक नीतियां क्या करती है, थोपना शुरू कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। दीनानाथ वर्मा के अनुसार, ये मेंस में भी ये काम आएगा कोटेशन। दीनानाथ वर्मा के अनुसार पलाशी का युद्ध ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था, जिसमें एक और कुटिल नीति निपुण बाघ था और दूसरी ओर भोला शिकार। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत। एक बार फिर से बोलिए सर। लिख लीजिए। और कहाँ से फिर से बोल दूं? पूरा लाइन ही बोलूं फिर से? पूरा स्टेटमेंट सर। प्लासी का युद्ध ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था, जिसमें एक और कुटिल नीति निपुण बाघ था, तो दूसरी ओर भोला शिकार। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत। नेक्स्ट लिख लीजिए। इतिहासकार के.एम. पनिक्कर के अनुसार पलाशी सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर, बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। लिख लीजिए। पलासी युद्ध के सर ये बाद किसका स्टेटमेंट है? पनिक्कर। लिख लीजिए। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्रॉप्टन
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में नवाब के दरबार में, उसी के आगे बोल रहा हूँ सुशील, बोलना जरूरी है बीच में। नहीं सुनाई दिया। 3-4 बार बोला हूँ, लिखा भी हूँ, ल्यूक एस्क्रॉफ्टन। तो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोलना चाहिए ना कि बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। अब दिखा है? ल्यूक एस्क्रॉफ्टन लिख लीजिए। ल्यूक एस्क्रॉफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। लिख लीजिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये देखिए, यहां से जो है धन का निष्कासन की प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से स्टार्ट हुआ। और ये जो जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ जाकर रुकता है? 1947 में, है ना। अभी तक जो था भारत में जो है व्यापार जो था किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में था, अंग्रेजों के साथ व्यापार, है ना। लेकिन इसके बाद जो कहानी शुरुआत होती है, आपने देखा कि सबसे पहले कितना इसको खुद ही कितना लिया? 2,34,000 जो है लॉर्ड क्लाइव ने लिए। फिर उसके बाद सेना के लिए जो है कि इसने कितना लिया? 50 लाख रुपए लिया। फिर इसके साथ ही साथ जो है कि इसको 24 परगने की क्या प्राप्त हो गई? जमींदारी प्राप्त हो गई, है ना। तो ये स्थिति जो है कि केवल इतना ही हुआ। के एम पनिकर कहते हैं कि क्या कहते हैं 1765 से 1772 के बीच का जो काल है ये डाकुओं का राज था बंगाल में, है ना। डाकुओं का राज जो है ने घोषित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं, आगे कर लेते हैं। सर एक चीज समझ में नहीं आया सर। हाँ बताइए, आप क्या समझ में? सर एक लाइन लिखवाया था सर, पलासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। तो ये धर्मतंत्रीय शासन, ये पूरा लाइन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, पलासी के क्या था? पलासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही पूरा कोटेशन मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। जो यदुनाथ सरकार ने कहा है 23 जून 1757 को, है ना, 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया। ठीक है, क्लियर है। और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। एक पीढ़ी से भी कम समय, है ना, एक पीढ़ी से भी कम समय में या पलासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश जो है धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। जो यहाँ पे है कि ये लोग आए थे, है ना, अंग्रेज आए थे, तो क्या आए, किस रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में आए थे। व्यापारी के बाद जो है कि आप देखेंगे इधर जो है ये क्या कहते हैं, फिर जो मिशनरियां आना शुरू हो गई। इसके साथ साथ ये जो है कि एक चोला ओढ़े हुए थे, है ना, एक चोला ओढ़े हुए थे कि नहीं हम व्यापारी हैं, है ना, हम क्या हैं, हम मिशनरी हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, है ना। लेकिन जैसे ही सत्ता स्थापित होता है ना, तो सत्ता स्थापित होता है तो क्या 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 परिवर्तन होता है? देखिए, बंगाल में सत्ता जो है डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? अंग्रेज के पास। सामाजिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, आर्थिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, राजनैतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है ना, सांस्कृतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, ये जो धर्म का जो चोला ओढ़े हुए था, ठीक है, धर्म का जो चोला हुआ था उसका पर्दाफाश जो है आगे हो जाता है ना। जब 1813 में जो है कि क्या होता है, अंग्रेज जो कहते हैं क्या, जाकर धर्म का प्रचार करो और साथ ही साथ भूमि भी बंगाल में खरीद सकते हो, है ना, भूमि भी बंगाल में खरीद सकते हो। तो सबसे ज्यादा मिशनरियां जो है कहाँ पे काम करना शुरू कर दी?
धर्मांतरण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुआ? बंगाल में शुरू हो गया। यहाँ पे है कि बिहार में जो है कि इधर वाला झारखंड वाला क्षेत्र जो है वहां शुरू हो गए, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ पे शुरू हो गया। तो राजनीति के साथ साथ जो है ये धर्म भी जो था, ये धर्म क्या था? कल्याण के लिए था या फिर है कि सत्ता स्थापित करने के लिए? हाँ, किसके लिए था? विकास, सत्ता के लिए था सर। तो क्लियर है ये मोटिव, इसका मोटिव ही शुरू से क्या था? देखिए स्टार्टिंग में तो व्यापारी है, क्लियर था। जब तक ये व्यापारी बना रहा, ये भारत के पक्ष में रहा, इसके साथ व्यापार। जैसे ही ये व्यापारी से मशीनरी और तमाम चीजें होता है तो ये षड्यंत्रों में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। और देखा आपने कि इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है ये यहाँ पे देखा। अगर ये लॉर्ड क्लाइव ना होता, लॉर्ड क्लाइव अगर नहीं होता तो आज हम लोग कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते, है ना। इतिहास जो है कि जिस तरह से ये क्या कहते हैं 180 डिग्री यहाँ पे मूव किया, है ना, वो जो है कि मूव नहीं करता और अलग इतिहास हम लोग पढ़ रहे होते। इतिहास में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट है ना, जहां पर से स्थिति जो है कि क्या होता है, स्थिति गंभीर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भेजा गया है, पढ़िए तो, आप लोग बनाइए तो। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर ने, फिलिप फ्रांसिस ने, लॉर्ड क्लाइव ने और विलियम पीट ने। बताइए, एक बच्चे ने भेजा है आंसर। लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन फिर से बोल दो। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लगा है? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। 1793 में। तो लॉर्ड क्लाइव, ये तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो द्वैत शासन का पद्धति अपनाया। सर क्वेश्चन फिर से। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर ने, फिलिप फ्रांसिस ने और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और विलियम पीट ने। कॉर्नवालिस ने किया था क्योंकि इसी की अनुशंसा पे जो है ना अस्थायी बंदोबस्ती लगाई गई थी। ये ऑप्शन भी है सर। ऐसे सर जॉनसन ने इसकी बनाया था प्लान अस्थायी बंदोबस्त के लिए, और इसके समय में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। हाँ, किसने लागू किया? तो लागू तो कॉर्नवालिस ने। प्रस्तुत किसने किया? प्रस्तुत तो सर जॉनसन करके था, वही जॉन सॉर्ट माने कि इसको दे दिया था। हाँ, इसमें फिलिप फ्रांसिस है केवल। फिलिप फ्रांसिस है ना, तो आंसर कौन जाएगा? कॉर्नवालिस जाएगा। हाँ, कॉर्नवालिस जाएगा ना, क्योंकि कॉर्नवालिस के लागू किया है उसने, प्रस्तुत उसने थोड़े किया है। सर ई भी ऑप्शन है इसमें। नहीं सर, रिपोर्ट जॉन शोर ने बनाई थी, मगर उसको जो है लागू किया था कॉर्नवालिस ने। हाँ, और फिलिप फ्रांसिस का नाम सुना है? तो यही आंसर होगा, लास्ट में कट पिट के यही बच रहा है। सुना हुआ है सर इसका नाम। हाँ सर, फिलिप फ्रांसिस का नाम सुने ना सर, वो सर जॉन सॉर और फिलिप फ्रांसिस जो इस पे जमीन विवाद पे बोलता है, जमीन का मालिक कौन होगा। हाँ, आंसर जो है यही है। ठीक है ना नीरज? हाँ सर, चलिए आगे चलते। तबीयत कैसी है? ठीक है, आगे बात ठीक है सर। कहाँ पे हम अटके हुए थे? लिख लीजिए, मीर जाफर लिख लीजिए। सर एक और क्वेश्चन था, अब पढ़ लें उसके बाद कर लें। सर बस ये इसी टॉपिक से, ये 24 परगने की जो जमींदारी मिली थी कंपनी को, ये किससे मिली थी? कौन देगा? सिराजुद्दौला से मिली। जो गवर्नर होगा, जो नवाब बनेगा। सिराजुद्दौला। कासिम तुम्हारा, नहीं, मीर जाफर देगा। सिराजुद्दौला तो मारा गया। जी सर, क्वेश्चन क्या है? उन्होंने बोला कि 24 परगने की जमींदारी किसने दिया?
मीर जाफर ने दिया जी था। सर। ठीक है, चलिए जी सर। लिख लीजिए। मीर जाफर कब से कब? 1757 से 1760, है ना। हाँ। दुनिया में जो है इससे बड़ा गधा है कि ना तो कभी आपने देखा होगा ना कभी सुना होगा, है ना। चलिए लिख लीजिए। और वहां पर भी टर्निंग पॉइंट, जब ने पुर्तगाली ना बम्बई को दहेज में दे दिया, वहां पर भी इन लोगों को टर्निंग पॉइंट चलिए मिल कर गया लीजिए था। कर लीजिए। अब उतना पीछे मत जाइए, वापस आ जाइए, है ना, वापस आ जाइए। चलिए लिख लीजिए। हम लोग देख रहे थे, किसको देख रहे थे? मीर जाफर को। लिख लीजिए। ये सत्ता पर कब आता है? लिख लीजिए। 1757। कब? 1757। लिख लीजिए। और प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों के अधीन मीर जाफर सत्तासी क्या लिखा? प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों के अधीन मीर जाफर 30 जून 1757 को बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये जो है कि पहला मील का पत्थर था इसके लिए, है ना। ये पहला ऐसा मौका था अंग्रेजों के पास, जो है कि राजा निर्माता की भूमिका में, जिस तरह से उधर आपने देखा था, कौन सा? अब्दुल्ला और हुसैन अली, है ना। सैयद निर्माता बंधु। तो जी सर। हाँ, सैयद बंधु उसी सैयद तरह से बंधु। ये भूमिका में आ गए, है ना। उसी तरह से ये भी भूमिका में आ गए। लिख लीजिए। यह प्रथम अवसर था भारत में अंग्रेजों के लिए, जब उसने निर्माता यानी राजा निर्माण करने की, है ना, निर्माता की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। मीर जाफर मीर जाफर मीर जाफर बिहार के शासक रामनारायण को हटाना चाहता था, जो कि अलीवर्दी खान के वंशजों का शुभचिंतक था। लेकिन बाद में रामनारायण ने राजभक्ति की शपथ ले ली। दूसरा लिख लीजिए। मीर जाफर ने उड़ीसा के राजा राम सिंह व पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव और वाटसन पूर्णिया के कौन राजा सर? वाटसन ने हस्तक्षेप किया,
राजा राम सिंह, उड़ीसा के राजा राम सिंह और पूर्णिया के युगल राजा युगल सिंह को हटाने का प्रयास किया, लेकिन क्लाइव के हस्तक्षेप से, क्लाइव और वाटसन के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कर सका। अब ये क्या हुआ कि यहीं से शुरुआत हो गई, बांटो और राज करो, नहीं फुट डालो और राज करो, ठीक है। और क्या हुआ लिख लीजिए, यहीं से मिर्जाफर अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन हो गए, पूर्णतः अधीन हो गए। अब ये क्या करेगा, अंग्रेजों को खुश करेगा, 24 परगना दे देगा, है ना, 24 परगना जो है जमींदारी के रूप में दे देगा। साथ ही साथ जो है कि इसको 50 लाख रुपया, लॉर्ड क्लाइव पे 2,34,000 रुपया, है ना, रेवड़ियां बांटना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे स्थिति क्या हो जाती है, खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा, है ना। खजाना जो है नवाब का, जब 24 परगना जो है आय का एक बहुत बड़ा साधन था, है ना, आय का साधन था, बहुत बड़ा साधन, रेवेन्यू जो है इसी से 24 परगना से आती थी। क्लाइव जो है 2,34,000, 2 लाख, लाइट नहीं चल रही क्या आपके रूम में? 2,34,000, है ना, 2,34,000 सेना के नाम पे कितना वसूला, सेना के लिए 50 लाख। सेना के लिए 50 लाख इसने वसूल लिया। अब बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है कि जैसे कहते हैं ना दुधारू गाय कामधेनु समझते हैं ना, इसके लिए ये जो है कि अंग्रेजों के लिए जो है नवाब क्या था, मीर कासिम दुधारू गाय था। समय पे जो है इसे रियायतें मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी जो है कि डायरेक्ट जो है कि प्रशासन को अपने हाथों में नहीं लिया। अगर प्रशासन डायरेक्ट हाथों में लेता, सत्ता परिवर्तन डायरेक्ट खुद से कर लेता, है ना, तो वो चीजें जो है कि होता क्या, एक मैसेज जाता और अंग्रेजों के विरुद्ध हो सकता है कि जनता क्या करती, विद्रोह कर सकती थी। तो इसने क्या किया कि सारा दोष किस पे डाल दिया, सारा दोष किस पे चला गया, मीर जाफर पे। सबसे बदनाम इतिहास में सबसे बदनाम व्यक्ति है मीर जाफर। यहाँ पे कि मुर्शिदाबाद के कोई दरबारी था, उसको क्या कहा था, ये क्लाइव का गधा कहा था इसको, मीर जाफर, है ना। मुर्शिदा का कोई व्यक्ति था मुर्शिदाबाद का, तो उसको मीर जाफर का गधा कहा था। तो चलिए लिख लीजिए मीर जाफर एक दुर्बल दुविधाग्रस्त और राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं से हीन व्यक्ति था, जिसके कारण शीघ्र ही उसके शक्तिशाली हिंदू सहयोगी राजा राम नारायण, ये बिहार का थे, राजा राम नारायण, दीवान दुर्लभ राय उसके विरोधी बन गए, लिख लीजिए। कर्नल मेल्सन के अनुसार लिख लीजिए, कर्नल मेल्सन के अनुसार कंपनी अधिकारियों का यह उद्देश्य था कि जितना हो सके उतना हड़प लो, मीर जाफर को एक सोने की बोरी के रूप में
इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, और जब भी इच्छा हो उसमें हाथ डालो। कहा जाता है कि ये मीर जाफर को जो है घर के जो बर्तने थी, सोने चांदी के बर्तने थे, उसे भी उस बेचना पड़ गया, है ना। तब भी ये जो है कि अंग्रेजों की जो है जो लालच है ना, जो वो पूरा नहीं हो पाया, है ना। देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। कालांतर में मीर जाफर और अंग्रेजों के संबंध अच्छे नहीं रहे। अब है कि सत्ता चलेगा कैसे, जब है कि उसके पास जो है कि क्या कहते हैं आर्थिक संसाधन सब कहाँ ट्रांसफर हो गए, अंग्रेजों के पास ट्रांसफर हो गए, और इसके पास से अंग्रेजों को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और राजकोष पूरा खाली हो गया, तो संबंध कैसे अच्छा बनेगा, है ना। अंग्रेज जो है कि क्या कर रहे थे, चूंकि स्टार्टिंग पीरियड था अंग्रेजों के लिए, तो ये जो है कि ये क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कि लूट सको तो लूट लो, है ना। लूट बैंक स्टार्ट हो गई थी नहीं एक तरह से। तो ये चीजें जो है कि क्यों हो रही थी ऐसा, क्योंकि अब कंपनी चाह रही थी कि हम जो है कि जो व्यापार करने के लिए जो मनी है, पैसे जो है ना, वो वहां से ना ला कर कहाँ, ये इंग्लैंड से ना ला करके यहीं पे कमाए और यहीं से लगाए, ठीक है। ये स्थिति में पहुंच गया था। तो चलिए लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। मीर कासिम को गद्दी से हटाया जाना 1700 जाफर को ना 1707 टर्मिनेट करता है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। लॉर्ड क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना। उसने डचों के संरक्षण देने का दोष नवाब पर लगाया, दोषारोपण करना शुरू हुआ, नवाब पर लगाया। नवाब का मुख्य अपराध अंग्रेजों की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा न कर पाना था। अब सीधी सी बात है कि अब सत्ता पे उसको बैठाएगा जो फिर से उसकी इच्छाओं को पूरा करे, नहीं फिर से उसकी इच्छाओं को पूरा करे। और ये नवाब के पास अब पैसा था ही नहीं, तो इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, तो कहा कि नहीं, तुमने डचों को क्या किया, संरक्षण दिया, और ये जो है कि क्या है, हमारे खिलाफ है, कार्रवाई है तुम्हारा, और हम तुम्हें सत्ता से क्या करें, रिप्लेस कर देंगे। तो उसको रिप्लेस कर देगा इतना बोल करके, ठीक है। लिख लीजिए। कुछ समय बाद बेंसी टॉट बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना, और उसने नवाब से बदला लेने का निश्चय किया। इसके तहत 1760 में चटगांव की दीवानी कंपनी को क्या लिखा, इसके तहत 1760 में मीर जाफर से समझौता हुआ, लिख लीजिए। मीर कासिम से समझौता हुआ, एक षड्यंत्र और मीर कासिम से समझौता हुआ, जिसके तहत उसे नवाब बनने के बदले में बर्दमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त होगी, तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी का आधा हिस्सा होगा। तो ये धीरे धीरे करके क्या करने लगा, बंगाल को अपने अधीन करने लगा। उधर देखा था 24 परगना वाला क्षेत्र ले लिया, किससे, मीर कासिम से और मीर जाफर से, और मीर कासिम से जो है इधर बर्धमान ले रहा है, इधर चटगांव ले रहा है, और इधर क्या कहते हैं, मिदनापुर ले रहा है, ठीक है। लिख लीजिए नेक्स्ट। इसके अलावा
बेंसीटाट को 50,000 पाउंड और हॉलवेल को 27,000 पाउंड और कोलकाता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड देना स्वीकार किया। 25,000 देना स्वीकार किया। 25,000 पाउंड देना स्वीकार किया। यानी कि पूरी तरह से बंगाल क्या हो गया, कंगाल हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। बेंसीटाट ने मुरादाबाद में बुलाकर मीर जाफर के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि मीर कासिम को सूबेदार नियुक्त करके निजामत का अधिकार उसे दे दे। फलस्वरूप मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और 15,000 की मासिक पेंशन पर कोलकाता में रहने लगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। मीर कासिम जो है कब से कब तक है, तो लिख लीजिए। मीर कासिम 1760 से 1763। हाँ, 1760 से 1763 लिख लीजिए। अब ये क्या होगा, ये थोड़ा काबिल था, है ना। लालच में आकर के इसने राजधानी ही बदल देगा, है ना। राजधानी ये लालच में आकर के तो ये क्या किया, राजधानी ये नवाब रेवड़िया बाटी। आपने देखा क्या कि उसको बेंसीटाट जो है, बेंसीटाट कितना ले रहा है खुद इससे, बेंसीटाट 50,000 रुपये, 50,000 पाउंड। हॉलवेल जो है 27,000 पाउंड मांगा है। और इसके साथ ही साथ कोलकाता में जो है कोलकाता के काउंसिलों को भी पैसा दिलवा दिया। तो ये सभी जो है कि क्या कर रहे हैं, लूट सको तो लूट, दोनों हाथों से लूट रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मीर कासिम अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। राजारोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर आक्रमण का सामना करना पड़ा। ये भी मुगल भी है कि पीछा नहीं छोड़ा। तो 60-61 में जो शाह आलम द्वितीय का आक्रमण हुआ, कहां पर, बंगाल पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित किया। नेक्स्ट लिखिए। नवाबी पाने के बाद कासिम राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी को बढ़ाने हेतु कई अन्य उपाय किए, जिनमें प्रमुख है लिख लीजिए डैश देकर, अधिक धन वालों का धन जब्त करना, सरकारी खर्चों में कटौती करना, कर्मचारियों की छटनी करना, काम तो अच्छा कर रहा था, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली करना, आदि। नेक्स्ट लिख लीजिए। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट लिख लीजिए। सेना व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य मीर कासिम ने अपने सैनिकों को
अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। साथ ही साथ उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। साथ ही साथ उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों एवं तोड़दार बंदूकों का निर्माण हेतु कारखाना स्थापित किया। अभी भी है, कारखाना स्थापित किया। 1717 में लिख लीजिए। 1717 में मुगल बादशाह द्वारा दिए गए फरमान के दुरुपयोग को देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के चुंगी को हटा दिया। यह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा क्या था? नुकसान था। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। पहले यह केवल अंग्रेजों को मिलता था, अब अंग्रेज इससे क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। और ये एक काम और करेगा, वो क्या करेगा? राजधानी का परिवर्तन करेगा? नहीं करेगा? तो स्टार्टिंग में कर देगा। हाँ, कहाँ ले जाता राजधानी? मुर्शिदाबाद मुंगेर। हाँ, जहाँ बंदूक कारखाना स्थापित करेगा वहीं पर। मुंगेर। हाँ, लिख लीजिए। तथा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, क्योंकि वहां पे मुर्शिदाबाद में अंग्रेज क्या कर रहे थे? लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए। 1763 में, जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। नेक्स्ट लिख लीजिए। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें अपदस्थ नवाब कौन? मीर कासिम। अपदस्थ नवाब मीर कासिम पराजित हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए। पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप कासिम मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ले ली। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब ये जब आ जाएगा तो क्या होगा? एक चीज और लिख लीजिए, है ना। मीर कासिम दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा था, और बिहार में सीताब राय, और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। राय दुर्लभ की नियुक्ति की। और एक चीज देखिएगा, इसी के समय जो है कि ये लागू होता है, क्या कहते हैं, बंगाल में
बंगाल में द्वैत शासन, द्वैत है ना? द्वैत शासन बंगाल 1765 ईस्वी तक। हाँ, बंगाल में द्वैत शासन लागू होती है। तो वो चीजें जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, द्वैत शासन से। ओके।